स्टडी गाइड सर स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें मध्यकालीन इतिहास के 100 PYQ कवर करेंगे जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 101, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष और किसके शासनकाल में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी हम्पी के खंडर वर्तमान में किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, विजयनगर के किस महान शासक के दरबार को अष्टदिग्गज 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि सुशोभित करते थे? तो ये थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि सुशोभित करते थे। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्याद। कृष्णदेव राय द्वारा रचित प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्याद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो यह है राजनीति और प्रशासनिक सिद्धांत। नेक्स्ट, इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो ये आया था देवराय प्रथम 1420 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फारस के शासक शाहरुख का दूत अब्दुल रज्जाक फारस के शासक शाहरुख का दूत अब्दुल रज्जाक किस विजयनगर राजा के काल में आया था? तो यह आया था देवराय द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच किस प्रसिद्ध युद्ध 1565 ईस्वी के कारण 1565 ईस्वी में विजयनगर का पतन हुआ? तो कौन सा युद्ध था विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच हुआ 1565 में? तो ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध, जिसको राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है। नेक्स्ट, विजयनगर के किस राजा ने अपनी सेना में पहली बार मुस्लिम घुड़सवारों और तीरंदाजों को बड़े पैमाने पर शामिल किया था? तो ये कौन से राजा थे विजयनगर के? ये थे देवराय प्रथम। कौन? देवराय प्रथम। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किस सुप्रसिद्ध अमीर ने हसन गंगू के नाम से की थी? तो ये थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी जिसे बाद में बिदर बदला गया? तो प्रारंभिक राजधानी थी बहमनी की गुलबर्गा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस। कौन? डोमिंगो पायस किसके समय विजयनगर आया जिसने राजा की प्रशंसा की? तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस। नेक्स्ट, पुर्तगाली घोड़ा व्यापारी फर्नाओ नुनीज किस विजयनगर शासक के समय भारत आया था? तो ये आया था अच्युत देव राय के समय में। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में केंद्रीय राजस्व विभाग को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसे बोलते थे अठवड़े। क्या बोला जाता था? अठवड़े। नेक्स्ट, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण के सुल्तानों के महासंघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो ये था बरार। विजयनगर काल में राजकीय आय का मुख्य स्रोत क्या था और भू राजस्व की सामान्य दर क्या थी? तो राजकीय आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, शिष्ट बोलते हैं जिसे, और उपज का 1/6 भाग वसूला जाता था। पुर्तगाली यात्री डुआर्टे बारबोसा ने किस विजयनगर शासक के शासनकाल का विस्तृत सामाजिक विवरण दिया है? तो ये दिया है कृष्णदेव राय के दरबार का। किसके शासनकाल का? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तालीकोटा युद्ध के बाद पेनुकोंडा
सदाशिव राय और रामसराय के भाई त्रुमल द्वारा। नेक्स्ट, हम्पी में स्थित सुप्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो ये करवाया था कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का प्रसिद्ध मकबरा किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गोल गुंबद, विश्व का विशालतम गुंबद है ये। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद गोलकुंडा में किस प्रसिद्ध राजवंश की स्थापना हुई? तो ये हुई कुतुब शाही वंश की स्थापना। नेक्स्ट है, अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश को अंततः किसने मुगल साम्राज्य में मिला लिया? तो ये मिला लिया था शाहजहां ने 1633 ईस्वी में। नेक्स्ट, हैदराबाद की विश्व प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किस महामारी के अंत की खुशी में कराया था? तो ये कराया था प्लेग उन्मूलन की याद में, मतलब प्लेग खत्म हो गया था उसके बाद उसकी खुशी में चार मीनार का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था में नायकर व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? नायकर, तो ये था सामंतवादी व्यवस्था, सैनिक अधिकारियों को भूमि आवंटन। नेक्स्ट, विजयनगर काल में स्थानीय ग्रामीण प्रशासन के लिए जिम्मेदार आयंगर व्यवस्था में कितने अधिकारी होते थे? आयगर व्यवस्था में कितने अधिकारी होते थे? तो ये थे 12 ग्रामीण अधिकारी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध प्रतीक चिन्ह क्या था जो सिक्कों पर अंकित था? तो ये था बरहा। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य का वह प्रसिद्ध प्रधानमंत्री कौन था जिसे उसकी विद्वता के कारण ख्वाजा जहां की उपाधि मिली थी? तो ख्वाजा जहां की उपाधि किसे मिली थी? ये था महनूद गवा। क्या कौन था ये? महनूद गवा। नेक्स्ट, कश्मीर का वह सुल्तान कौन था जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर कहलाया? तो जैनुल आबिदीन, इसको कश्मीर का अकबर बोला जाता है। नेक्स्ट है, जैनुल आबिदीन ने कश्मीर में जजिया कर और गोवध पर प्रतिबंध लगाया था, उसका वास्तविक नाम क्या था? तो जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम था शाही खान। क्या नाम था? शाही खान। नेक्स्ट है, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की, जो मूल रूप से एक मलिक सरवर था? तो जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना की ख्वाजा जहां मलिक सरवर। नेक्स्ट, कला और शिक्षा का महान केंद्र होने के कारण पूर्व मध्यकाल में जौनपुर को क्या उपाधि दी गई थी? तो सिराजे हिंद की उपाधि जौनपुर को दी गई थी। नेक्स्ट है, जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण शर्की शासक इब्राहिम शाह शर्की ने कब पूर्ण कराया था? तो ये कराया था 1408 ईस्वी में। कब करवाया? 1408 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन के मिंग सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था? तो ये भेजा था बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट, गुजरात के किस प्रसिद्ध सुल्तान को महामना या बेगड़ा की उपाधि दी गई? तो ये दी गई थी महमूद बेगड़ा को। नेक्स्ट, अहमदनगर की स्थापना 1411 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे किसने की थी? तो ये की थी सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने। अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी? तो ये दी थी कृष्णदेव राय ने। किसने दी थी? कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में वजीर का कार्यालय क्या कहलाता था जो राजस्व और वित्त का सर्वोच्च विभाग था? तो ये कहलाता दीवाने बिजारत।
नेक्स्ट, सल्तनत काल में दीवाने आरिज किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित सर्वप्रमुख विभाग था? तो दीवाने आरिज बोलते थे सैन्य विभाग को। गठन किया गया था बलबन द्वारा। नेक्स्ट, सल्तनत काल में धार्मिक मामलों में तथा विदेशी पत्र व्यवहार की देखरेख करने वाला विभाग कौन सा था? धार्मिक मामले एवं विदेशी पत्र व्यवहार, तो ये था दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत था ये। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने भ्रष्टाचार रोकने और बकाया लगान की वसूली हेतु किस विभाग की स्थापना की थी? तो ये था दीवाने मुस्तखराज। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो कृषि विभाग था उसको दीवाने कोही बोलते थे। तो इसका उद्देश्य था कृषकों को प्रत्यक्ष ऋण सौंदर्य देकर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना। क्या काम था इसका? कृषकों को ऋण देकर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास दासों गुलामों की संख्या सर्वाधिक थी? 1.8 लाख, 1,80,000 थी। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, शाही घोषणाओं और आदेशों का मसौदा तैयार करने वाले दीवाने इंसा विभाग के प्रधान को क्या कहते थे? तो दीवाने इंसा का जो विभाग था उसका प्रधान को बोलते थे दबीर खास। क्या बोलते थे? दबीर खास। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में इक्ताओं या प्रांतों के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था मुफ्ती, बली या नाजिम। नेक्स्ट, सल्तनत काल में जिलों शिकों का प्रशासनिक नियंत्रण किसके हाथ में होता था? तो ये होता था शिकदार। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन परगने तहसील का मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन होता था जो कर एकत्र करता था? तो उसको बोलते थे आमिल। क्या बोलते थे? आमिल। जो वित्त अधिकारी होता था उसको आमिल बोलते थे सल्तनत काल में। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में ग्रामीण स्तर पर वंशानुगत राजस्व संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था मुकद्दम, चौधरी या खुत। जो गांव लेवल पे जो राजस्व या कर संग्रह करता था उसको चौधरी बोला जाता था, या मुकद्दम या खुत। नेक्स्ट, सुल्तान बलबन द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था बरीद ए ममालिक। नेक्स्ट, सल्तनत काल में न्याय विभाग और मुख्य काजी के कार्यालय को किस नाम से जाना जाता था? न्याय विभाग, तो इसको बोलते थे दीवान ए कजा। क्या बोला जाता था? दीवान ए कजा। नेक्स्ट, सुल्तान के महल की सुरक्षा और शाही कारखानों की देखरेख करने वाला अत्यंत विश्वसनीय अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था वकील ए दर। क्या बोला जाता था? वकील ए दर। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन कर व्यवस्था में केवल गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला व्यक्तिगत कर क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था जजिया कर, जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में युद्ध की लूट में सुल्तान के हिस्से 1/5 भाग को क्या कहा जाता था? जो लूट करते थे उसमें सुल्तान का 1/5 हिस्सा होता था तो उसको बोलते थे खुम्स। नेक्स्ट, सल्तनत काल में मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला धार्मिक भूमि कर क्या कहलाता था? तो उसको बोलते थे उसर। क्या बोलते थे? उसर। उसर बोला जाता था। नेक्स्ट, शाही टकसाल मिंट के सर्वोच्च अधिकारी को सल्तनत प्रशासन में क्या कहा जाता था? जहाँ नोट छपते हैं, सिक्के छपते थे, बनते थे, वो बोलते थे चौधरी या सादर ए टकसाल। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने निर्धन और अपाहिज लोगों की पेंशन के लिए किस विभाग का गठन किया था? तो ये किया था दीवाने इस्तहकाक। दीवाने इस्तहकाक। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के तहत गुप्त रूप से बाजार का निरीक्षण करने वाले जासूस को
क्या कहते थे? जो गुप्त रूप से निरीक्षण करते थे बाजार का, वो कहलाता था मुन्ही। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सैन्य विभाग के दीवान ए आरिज को पूर्णतः सुदृढ़ और दाग प्रणाली से किसने जोड़ा? तो ये जोड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रतिपादित भूमि पैदाइश आधारित लगान व्यवस्था को क्या कहा जाता था? भूमि पैमाइश आधारित लगान व्यवस्था को तो इसे बोला जाता था मसाहत व्यवस्था। सल्तनत काल में दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सिंचाई कर हक ए सर्व लगाया था? सिंचाई कर को क्या बोलते थे? हक ए सर्व। ये था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, सल्तनत काल में साम्राज्य के संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले महालेखाकार को क्या कहते थे? आय व्यय का जो लेखा जोखा रखता था उसको बोलते थे मुशरिफ ए ममालिक। क्या बोलते थे? मुशरिफ ए ममालिक। नेक्स्ट, सल्तनत काल में वजीर के सहायक अधिकारी महालेखा परीक्षक को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको बोला जाता था मुस्तौफी ए ममालिक। क्या बोला जाता था? मुस्तौफी ए ममालिक। नेक्स्ट है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में राजपूत शासकों के किस प्राचीन दुर्ग के खंडरों पर हुआ था? प्राचीन राजपूत शासक थे, उनके प्राचीन दुर्ग के खंडर पर हुआ था। तो ये था राय पिथौरा का किला। इस पर क्या बना था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई, राय पिथौरा का किला। नेक्स्ट, अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद मूलतः किस चौहान शासक द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय था? तो ये संस्कृत विद्यालय बनवाया गया था विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव द्वारा। इस पर जो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाई गई। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला में शुद्ध वैज्ञानिक मेहराब और वास्तविक गुंबद का पहला सटीक प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है बलबन के मकबरे में। नेक्स्ट, स्थापत्य कला का प्रसिद्ध रत्न अलाई दरवाजा दिल्ली के किस ऐतिहासिक परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो अलाई दरवाजा ये मुख्य द्वार है कुतुब मीनार परिसर का। नेक्स्ट, सल्तनत काल की किस इमारत में सर्वप्रथम घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग हुआ है? तो किस इमारत में इसका प्रयोग हुआ है? ये हुआ है अलाई दरवाजे में। किसमें? अलाई दरवाजा। 1311 ईस्वी। दीवारों में ढाल देने की पद्धति सलामी शैली किस राजवंश की वास्तुकला की मुख्य पहचान है? तो यह है तुगलक राजवंश की। किसकी? तुगलक राजवंश की। गयासुद्दीन तुगलक का पंचकोणीय मकबरा जो कृत्रिम झील के बीच स्थित है कहाँ निर्मित है? तो यह है तुगलकाबाद दिल्ली में। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा हेतु किस नए नगर को बसाकर वहां की राजधानी बनाई? तो यह है सीरी का किला बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में स्थित सुप्रसिद्ध फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण के सुल्तान ने करवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में अष्टकोणीय मकबरों का स्वर्ण काल किस राजवंश के काल को माना जाता है? तो ये माना जाता है लोधी राजवंश। उदाहरण सिकंदर लोधी का मकबरा। फिरोज शाह तुगलक ने बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुई कुतुब मीनार की किस मंजिल का पुनर्निर्माण कराकर एक और मंजिल बढ़ाई? तो चौथी मंजिल बनवाई थी, चौथी और 5वीं मंजिल। नेक्स्ट है, लोधी वास्तुकला का अनुपम उदाहरण बड़ा गुंबद और शीश गुंबद दिल्ली के किस स्थान पर स्थित है? तो यह है लोधी गार्डन्स में। कहाँ है? लोधी गार्डन्स। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन वास्तुकला की वह विधा क्या कहलाती है जिसमें बीम और स्तंभ दोनों का प्रयोग कर मेहराब बनाई जाती थी? तो ये कहलाती है धरणीय और मेहराब शैली का सम्मिश्रण। दिल्ली की प्रसिद्ध जमात खाना मस्जिद का निर्माण पूर्णतः इस्लामी पद्धति पर किसने कराया था? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान ने। नेक्स्ट है, तुगलकाबाद शहर के सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराकर उसे 56 कोट नाम किसने दिया?
तो ये दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। भारत में मकबरा निर्माण वास्तुकला में पहली बार दोहरे गुंबद डबल डोम का सफल प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है सिकंदर लोदी के मकबरे में। नेक्स्ट, दिल्ली की प्रसिद्ध मोट की मस्जिद का निर्माण, दिल्ली की प्रसिद्ध मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के किस योग्य वजीर ने करवाया था? तो ये करवाया था मियाँ भुइया। नेक्स्ट, जौनपुर की मस्जिदों में प्रवेश द्वार पर बने विशाल और ऊंचे ऊंचे प्रतोली द्वारों को किस शैली की मुख्य विशेषता माना जाता है? तो ये माना जाता है सर्की स्थापत्य शैली। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा और मेरठ में लाए गए अशोक के स्तंभों को दिल्ली के किस दुर्ग में लगाया गया? तो ये लगाया गया है फिरोज शाह कोटला दुर्ग की ऊपरी छत पर। कहाँ लगाया गया? फिरोज शाह कोटला दुर्ग की ऊपरी छत पर। नेक्स्ट, सल्तनत काल में इमारतों को सजाने के लिए प्रयुक्त बेल बूटों और ज्यामितीय आकृति की कला, प्रयुक्त बेल बूटों और ज्यामितीय आकृति की कला को क्या कहा जाता था? तो एक इनको कहा जाता था अरबस्क शैली। क्या बोला जाता था? अरबस्क शैली। नेक्स्ट, महान कवि और संगीतकार, महान कवि और संगीतकार अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था? तो ये हुआ था कासगंज, पूर्व में एटा जिला। अमीर खुसरो को किस क्षेत्रीय जनसभा या बोली के विकास का प्रणेता अग्रगामी माना जाता है? तो खड़ी बोली या हिंदवी के प्रणेता माने जाते हैं। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है जो फिरोज तुगलक के समकालीन थे? तो तारीख फिरोज शाही किसने लिखी? जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट, अमीर खुसरो की वह प्रसिद्ध मसनवी कृति कौन सी है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का आंखों देखा विवरण है? तो यह है खजाइन उल या तारीख अलाई। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास का विवरण देने वाले सुप्रसिद्ध ग्रंथ तबाकात नासरी के लेखक कौन है? तो तबाकात नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उल सिराज। कौन है? मिनहाज उल सिराज। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध काव्य रचना आशिका किन दो ऐतिहासिक पात्रों के प्रेम संबंधों पर आधारित है? अमीर खुसरो ने एक रचना लिखी आशिका, तो ये किसके प्रेम प्रसंगों पर आधारित है? यह खिजर खान और गुजरात की राजकुमारी देवल देवी। नेक्स्ट है, फारसी कविता का भारतीयकरण, फारसी कविता का भारतीयकरण कर स्वयं को हिंदुस्तानी कहने वाला दिल्ली का पहला कवि कौन सा था? तो ये था अमीर खुसरो। फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर किस प्रसिद्ध भारतीय संगीत ग्रंथ का फारसी में राग दर्पण नाम से अनुवाद हुआ? कौन सा भारतीय संगीत ग्रंथ था? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक मूल संस्कृत ग्रंथ का। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो को भारतीय संगीत की किन विधाओं गायकी शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो ये माना जाता है अमीर खुसरो किसका? कव्वाली, कव्वाली, तराना और ख्याल गायकी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में राजकीय संरक्षण में लिखे गए इतिहास की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो ये फारसी भाषा में लिखा गया सल्तनत काल में इतिहास। गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में सुंदर कविताएं और दीवान लिखने वाला सुल्तान कौन था? गुलरुखी के नाम से, तो ये था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, भारत में चीनी तकनीकों के माध्यम से कागज का निर्माण और उसका व्यापक प्रयोग किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान। नेक्स्ट है, संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ
शुक सप्तती संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में तूतीनामा नाम से अनुवाद किसने किया? तो ये किया था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के कुल कितने सुल्तानों का उत्थान और पतन अपने जीवन काल में देखा? तो 7 से अधिक सुल्तानों का, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत के खगोल शास्त्रीय ग्रंथों का फारसी में किस नाम से अनुवाद करवाया था? खगोल शास्त्रीय ग्रंथों का तो ये करवाया था दलायल ए फिरोज शाही। किस नाम से? दलायल ए फिरोज शाही। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी ने सुप्रसिद्ध सूफी प्रेमाख्यान महाकाव्य पद्मावत की रचना किस शासक के काल में पूर्ण की? तो पद्मावत की रचना की गई थी शेर शाह सूरी के शासनकाल में 1540 ईस्वी में। किसके काल में? शेर शाह सूरी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में उलेमा शब्द का प्रयोग समाज के किस प्रभावशाली वर्ग के लिए किया जाता था? उलेमा शब्द का प्रयोग किया जाता था मुस्लिम धार्मिक विद्वान या न्यायविद और धर्मशास्त्री। प्रसिद्ध इतिहासकार इसामी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है जिसे बहमनी साम्राज्य की स्थापना का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो यह है फुतूह उस सलातीन। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में शाही कारखाने मुख्य रूप से क्या कार्य करते थे? सल्तनत काल में शाही कारखाने मुख्य रूप से क्या कार्य करते थे? तो ये सुल्तान, राज परिवार और सेना के लिए विलासिता व दैनिक वस्तुओं का निर्माण करते थे। शाही कारखानों का क्या काम था? सुल्तान, राज परिवार और सेना के लिए विलासिता व दैनिक वस्तुओं का निर्माण। लास्ट है प्रश्न नंबर 200। सल्तनत काल में संगीत का सर्व प्रमुख यंत्र सितार किन 2 वाद्य यंत्रों का अनूठा मिश्रण माना जाता है? तो जो सितार है ये वीणा भारतीय और तंबूरा ईरानी, इन 2 वाद्य यंत्रों का मिश्रण माना जाता है। तो इस तरह हमारे 100 PYQ कवर हुए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।